हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई बुक और ब्राइट फ्यूचर में। तो अगर आप लोग ध्वनि चैप्टर कभी भी अगर नहीं पढ़े हो, इसके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है, तो ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए है, क्योंकि हम इसमें ध्वनि चैप्टर के बारे में पूरी क्लास 7th 8th 9th और 10th में जितने भी ध्वनि के बारे में चीजें बताई गई हैं, आज हम इस वीडियो में आपको कंप्लीटली पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और इसमें और ऐसी सारी चीजें दी गई हैं जो कि हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे, जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्वनि चैप्टर। ध्वनि, जिसकी इंग्लिश बोली जाती है साउंड। तो साउंड होता क्या है? तो साउंड से पहले हम अगर ऊर्जा के बारे में नहीं जानेंगे तो साउंड को हमें समझने में थोड़ी दिक्कत होगी। तो ऊर्जा क्या है? जैसे कि आपको लिखा हुआ आ रहा है कि ध्वनि क्या है? एक ऊर्जा का ही प्रकार है। यानी ऊर्जा का प्रकार, यानी कि जो साउंड है वो एक ऊर्जा का ही प्रकार है। यानी कि ऊर्जा क्या है? कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड एंड कैन नॉट बी प्रोड्यूस। यानी ना उसको हम नष्ट कर सकते हैं और ना ही उसको उत्पन्न कर सकते हैं। तो ऊर्जा क्या है? इसको बनता कोई नहीं है, इसको बना नहीं सकते हैं। ये एक ऊर्जा का प्रकार का मतलब यह है कि एक ऊर्जा से दूसरे ऊर्जा में परिवर्तन होता है। जैसे हम बोल रहे हैं तो हमारे अंदर से सिर्फ सांसें आ रही है, यानी सिर्फ हवा आ रही है, ऑक्सीजन आ रहा है। तो हम जो ऑक्सीजन आ रही है ना, उसी ऑक्सीजन को हम परिवर्तित कर दिए हैं किसमें? साउंड में। ठीक है, तो ये भी क्या है? एक एनर्जी का फॉर्म है। यानी हम एक एनर्जी से दूसरे एनर्जी में इसको कन्वर्ट कर रहे हैं, ना कि हम इसको बना रहे हैं। जैसे साउंड, कोई भी बाजा वजा बजता है या डीजे बजता है, तो उसमें भी क्या होता है? वो मतलब प्रोड्यूस कराते हैं उसको, ना कि हम एक बना दें साउंड को। जैसे हम उसको हवा से, हवा जैसे किसी में भी आती है, तो हवा के माध्यम से ही हमारा साउंड का बनता है। जैसे हम क्या बोल रहे हैं, कोई चीजें बोल रहे हैं, या हम एक बार नोटिस किए होंगे आप, जैसे पंखा चल रहा है, फैन चल रहा है, तो उस पंखे के सामने अगर हम बोलेंगे तो आवाज देखेंगे किस तरह से आएगा, थोड़ा इधर उधर करके आता है ना। तो छोटे बच्चे बहुत ज्यादा करते हैं, उसमें आप देखेंगे कि वो आवाज क्या करेगा? परिवर्तित करता है, इधर से उधर बहकाता है। तो साउंड, इतना बस ध्यान दीजिए कि साउंड क्या है? एक ऊर्जा का प्रकार है। ऊर्जा जो एक ऊर्जा से दूसरे ऊर्जा में स्थानांतरित करता है। ठीक है, और ये कंपन द्वारा उत्पन्न किया गया ऊर्जा है। जैसे हम बोलेंगे तो आप यहां ध्यान देंगे, अगर कोई भी चीजें बोल रहे हैं तो यहां पे देखेंगे आप, तो झंझनाहट हमें महसूस होगी, यानी कंपन महसूस होगी, यानी वाइब्रेशन। तो ये क्या है? एक वाइब्रेशन के तौर पे निकलता है आवाज। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आप ये इसको नोट कर सकते हैं। आप बाकी आगे देखते हैं दूसरा हेडिंग क्या है। इसको एग्जाम्पल देखिए, पहले क्या क्या दिया है। एग्जाम्पल जैसे है जो हमें आवाज इंसानों में निकलती है ना, हमारे यहाँ पे, उसका नाम क्या है? वोकल कॉर्ड। इंग्लिश में बोला जाता है वोकल कॉर्ड, और हिंदी में उसको बोलते हैं वंग तंत्र। ये एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, जो हमें आवाज, इंसानों में जो आवाज आती है वो किस जगह से आती है? तो उसका सही जवाब क्या है? वंग तंत्र। तो ये क्या है? हमारा वंग तंत्र से जो हम आवाज लेते हैं, सांस ले रहे हैं, अंदर से सिर्फ पेट से हमारा सांस आता है, और यहाँ पे जाके वंग तंत्र से ही हम जो बोल रहे हैं वो सारी चीजें बाहर आती हैं। ठीक है, और ये वंग तंत्र जो हमारा मेल है, यानी इंसानों, पुरुषों में जो है वो थोड़ा हाई होता है, यानी ज्यादा होता है, और महिलाओं में क्या होता है? थोड़ा कम होता है। इसी वजह से जो हमारा आवाज है ना, वो पुरुषों का आवाज थोड़ा भारी महसूस होता है, और जो महिलाओं का आवाज जो है वो बहुत पतला लगता है। ठीक है, तो अभी इसमें देखिए साइज लिखा हुआ भी आ रहा है। तो जो है सारी चीजें, जैसे इंसानों में तो आवाज हम बोल रहे हैं और अगला आदमी समझ जा रहा है, लेकिन ये सेम चीजें हमें पक्षियों और पशुओं में नहीं पाया जाता। ठीक है, तो वो हर इंसानों में अलग चीजें होती हैं। जैसे इंसानों में हम भी बताया वंग तत्व, यानी वर्टेक्स पाया जाता है, वंग तत्व होता है, और जो हमें जानवरों में होता है वो लिरिक्स पाई जाती है। यानी कि बहुत सारी चीजें अलग अलग चीजों में पाई जाती हैं। कभी कभी आप देखेंगे कि तोता जो है, तोता भी हमारी भाषा बोलता है, लेकिन उनमें क्या वंग तत्व पाया जाता है? उसका जवाब है नहीं। ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा आवाज बनाने की कोशिश करता है। ठीक, और आगे देखिए, हाँ बर्ड, देखिए बर्ड जो है सिंटेक्स वाइब्रेट के कारण वो आवाजों को क्या करता है? कभी कभी आप कोयल देखेंगे, कौवा देखेंगे, सभी का आवाज अलग अलग निकलता है। लेकिन इंसानों में क्या है, पुरुषों में क्या है, वो आवाज सेम ही निकलता है, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है, आवाज अलग अलग निकलती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, मैमल्स में क्या है? इन वोकल्स, यानी वंग तत्व के, यहाँ पे देखिए गलत लिखा हुआ है, वंग तत्व हिंदी ये होता है। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं ध्वनि के प्रकार। ध्वनि अगर हम जान लिए हैं ध्वनि क्या है, तो ध्वनि क्या है? एक ऊर्जा का प्रकार है। ठीक है, ऊर्जा का प्रकार है। अब इसके बारे में पढ़ेंगे कितने पार्ट्स होते हैं ध्वनि के।
तो जैसा हम सभी लोग जानते हैं, ध्वनि यानी कि इसको हम एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए कोई माध्यम की जरूरत पड़ती है। हाँ, इसको एक बार फिर से देख लीजिए। जैसे हम ध्वनि मान लेते हैं, कोई साउंड है, आप सभी लोग को पता है अगर कोई भी चीज हो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, किसी ना किसी चीज की जरूरत पड़ती है। जैसे हम यहां से इस जगह से अगर हम कोई भी चीज यहां मान लेते हैं, बल्ब लगा हुआ है और इस जगह से बल्ब यहां जलाने के लिए क्या करेंगे, हम कोई ना कोई तार बिछाएंगे, यानी इसके बीच में कोई ना कोई माध्यम होता है, माध्यम होता है यानी मीडियम, मीडियम की जरूरत पड़ती है हमें इस जगह बल्ब जलाने के लिए। लेकिन क्या ऐसा साउंड में भी होता है? हाँ जी, बिल्कुल होता है। साउंड में भी क्या होता है कि एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए उसको माध्यम की जरूरत पड़ती है। सवाल में आता है, बहुत सारे सवालों में पूछा जाता है कि क्या जो हमारा साउंड है यानी ध्वनि है, वो क्या उसको एक जगह से दूसरे जगह गमन करने के लिए माध्यम की जरूरत पड़ती है कि नहीं? तो हाँ, इसमें बिल्कुल माध्यम की जरूरत पड़ती है। साउंड में क्या है, इसको ट्रैवल करने के लिए, एक जगह से दूसरे जगह ट्रैवल करने के लिए इसको मीडियम की जरूरत पड़ती है। और एक चीज और ध्यान दीजिए कि जो हमारा लाइट है यानी प्रकाश है, प्रकाश क्या करता है, इसको एक जगह से दूसरी जगह जाने में हमें कोई मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, इसको आगे पढ़ेंगे हम प्रकाश वाले चैप्टर में। बस इसको ध्यान दीजिए कि जो हमारा साउंड है ना, ध्वनि है, वो इसको एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए माध्यम की जरूरत पड़ती है। और लाइट को क्या माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है, ये डायरेक्ट ही एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। ठीक है, हाँ, साउंड जो, अब आप पूछेंगे कि जो हमारा साउंड है वो एक जगह से दूसरी जगह जाता तो है लेकिन हमें दिखाई क्यों नहीं देता? तो आप एक सिंपल सा एग्जांपल ले लीजिए। जैसे हम बोल रहे हैं और आप सुन रहे हैं, तो हम जो बोल रहे हैं आपके कानों तक आवाज कैसे जा रही है? वो आवाज तो जा रही है लेकिन कैसे जा रही है? वो वायु के कारण जा रही है। ऑक्सीजन, जो हमारे आसपास जो ऑक्सीजन फैला है ना, तो वो क्या करता है, वो सारे कणों में, बीच बीच में कणों में घुस जाता है और वो जाके डायरेक्ट ही उसके अंदर घुस जाता है और हमारे कानों तक पहुंचता है और वही हम सुनते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि इसमें एक और चीजें है कि ये तो हाँ मान गए इसको हम कि ट्रेवल करता है, इसको माध्यम की जरूरत पड़ती है, एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए माध्यम की जरूरत पड़ती है। लेकिन ये कौन से फॉर्म में इस जगह से उस जगह जाता है? तो देखिए, ये कैसे प्रवाहित होता है, यानी तरंगों के रूप में प्रवाहित होता है। एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए इसको किसकी जरूरत पड़ती है? तरंगों की। तो तरंग आप लोग सुने होंगे, वेव्स जो होते हैं, वेव्स होते हैं, वेव्स। इस तरंगों की हिंदी क्या होती है? वेव्स। एक जगह से जब दूसरे जगह हम ट्रेवल करते हैं तो किसकी जरूरत पड़ती है? तरंगों की। तरंग यानी वेव्स, जो इस प्रकार का आप लोग कभी कभी देखे होंगे, इस साइड का, इस तरीके का दृश्य आप लोग देखे होंगे। तो ये क्या है, ये इस तरीके का जो दिख रहा है ना, यही क्या होते हैं? तरंग होते हैं, वेव्स होते हैं, जो ऐसे ऊपर नीचे करके जाते हैं। ये ऐसे ही साउंड होता है। ठीक है, अब इसके बारे में पढ़ेंगे आगे कि ये दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, देख लीजिए, इसमें लिखा हुआ आ रहा है कि साउंड, अभी जो हमने समझाया है, साउंड जो है उसको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हमें माध्यम की आवश्यकता होती है। लेकिन जो हमारा प्रकाश है, प्रकाश को एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए यानी ट्रैवल करने के लिए इसको कोई भी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, देखिए लिखा हुआ आ रहा है। और आगे चलते हैं। देखिए, अब हमें पता चल गया है कि जो हमें साउंड है यानी ध्वनि जो है, ध्वनि क्या करता है, ये तो पता हो गया कि हमें इसके माध्यम की जरूरत पड़ती है। लेकिन ये किस अवस्था में जाता है, ये तो आप हम बता चुके हैं कि जैसे हम जो बोल रहे हैं वो वायु में यानी ऑक्सीजन में वो मिक्स हो जाए, मिक्स होने के बाद वो हमारे कानों तक पहुंचता है। ठीक है, तो लेकिन वो किस फॉर्म में मिक्स होता है, तो वो इसका आंसर हो जाएगा तरंगों के रूप में। तरंगों के रूप में, किस फॉर्म में? तरंगों के रूप में। तरंगों की, तरंग यानी इसकी हिंदी क्या हो जाएगी? वेव, वेव्स के फॉर्म में यानी तरंग। अब आगे हम पढ़ने वाले हैं ये तरंग क्या है। अब एक चीज और ध्यान दीजिए, जो तरंग है ना, ये दोनों में आपको देखने को मिलेगा, प्रकाश में भी और ध्वनि में भी। तो इसको अच्छे से जान लीजिए कि तरंग होता क्या है। ठीक है, देखिए यहां लिखा हुआ आ रहा होगा, तरंग दो प्रकार के होते हैं। एक सेकंड, मैं इसको अच्छे से बता देता हूं। पहले देखिए, हमने देख चुका है कि तरंग क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं।
ध्वनि क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है यांत्रिक ऊर्जा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। एनर्जी बोल सकते हैं या वेव से बोल सकते हैं ये, क्योंकि ये तरंगों के फॉर्म में होता है, वेव्स के फॉर्म में। इसका हिंदी क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा। तरंगे लिख सकते हैं या ऊर्जा लिख सकते हैं। और एक क्या होता है, एक होता है नॉन मैकेनिकल। एक होता है नॉन मैकेनिकल, यानी यांत्रिक ऊर्जा। और नॉन मैकेनिकल में ही क्या आता है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इसकी हिंदी क्या हो जाएगी, विद्युत चुम्बकीय तरंगे। देखिए, ये दो प्रकार के होते हैं। ध्वनि जो होता है हमारा दो प्रकार का होता है, एक मैकेनिकल एनर्जी यानी मैकेनिकल वेव से बोल सकते हैं, यांत्रिक तरंगे, यांत्रिक ऊर्जा। और एक क्या होते हैं, विद्युत चुम्बकीय ऊर्जा। ये नॉन मैकेनिकल में आते हैं। ठीक है, अब इसके बाद पता चलेगा हमें कि तरंगे क्या है। जैसे ये मैकेनिकल वेव है, मैकेनिकल वेव्स यानी यांत्रिक तरंगों में भी दो पार्ट बांटा गया है। अब एक चीज ध्यान दीजिए, मैकेनिकल वेव जो होता है ना, इसको एक जगह से दूसरे जगह हमें ट्रेवल करने के लिए किसी माध्यम की जरूरत पड़ती है। लेकिन जो हमारा विद्युत चुम्बकीय तरंग है यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, उसको किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। तो आप जान चुके होंगे कि इसमें से कौन सा विद्युत चुम्बकीय यानी कि उसमें साउंड का कौन सा ट्रेवल करने के लिए एनर्जी लगती है। ठीक है, तो यांत्रिक ऊर्जा देखते हैं। यांत्रिक ऊर्जा में कितने पार्ट हैं, दो पार्ट बांटे गए हैं। इसको मिटा देते हैं। हाँ, तो देखिए हमने इसको बताया है कि ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है मैकेनिकल वेव और एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो ये मैकेनिकल वेव में क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा। अब दोनों में डिफरेंस समझ लेते हैं। ये जो मैकेनिकल वेव है ना, मैकेनिकल वेव में किसी भी माध्यम की जरूरत, एक जगह से दूसरे जगह ट्रैवल करने के लिए इसमें माध्यम की जरूरत पड़ती है। माध्यम यानी मीडियम, माध्यम की जरूरत पड़ती है इसमें। ठीक है, अब ये जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है यानी विद्युत चुम्बकीय तरंगे, इसमें एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसी भी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है, नो मीडियम रिक्वायर्ड। इसमें एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए किसी भी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, मैकेनिकल वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, हमने क्या बताया पहले कि जो हमारा विद्युत ध्वनि के है, ध्वनि को एक जगह दूसरे जगह जाने के लिए उसमें किसी न किसी माध्यम की जरूरत पड़ती है ना। तो अब ये दो तरंगे बताए हमने, वेव्स के प्रकार है, किसके हैं, ध्वनि के। अब ध्वनि को हमने बताया है कि ये दो प्रकार के होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और मैकेनिकल वेव। अब मैकेनिकल वेव में क्या होता है, इसमें माध्यम की जरूरत पड़ती है, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ध्यान दीजिए, हम क्या बता चुके हैं, जो हमारा ध्वनि है, ध्वनि को एक जगह से दूसरे जगह गमन करने के लिए माध्यम की जरूरत पड़ती है, यानी वो कौन सा वेव है, मैकेनिकल वेव है। ठीक है, अब मैकेनिकल वेव्स में भी दो प्रकार के होते हैं, इसको ध्यान दीजिए। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में हमारा आ जाएगा प्रकाश यानी लाइट। क्यों, क्योंकि लाइट को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसी भी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है, ना बीच में हवा हो या पानी हो, उसमें निर्वात में भी कहीं पे जा सकता है, यानी उसमें कोई ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती है। निर्वात में इसका चाल क्या होता है, 3 लाख मीटर पर सेकेंड, यानी 3 × 10⁸। ठीक है, इसको इसकी क्या है, प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 लाख मीटर पर देखिए, ये यांत्रिक तरंगे हैं। अब यांत्रिक तरंगे में भी दो प्रकार से बांटा गया है। पहला क्या है, पहला है लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। और दूसरा क्या है, इसमें साफ नहीं दिख रहा है, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। और एक क्या है, ट्रांसवर वेव, ट्रांसवर्स वेव। देखिए, ये लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव, लॉन्गिट्यूडनल मीन्स होता है अनुदैर्ध्य तरंगे,
और हमारा ट्रांसवर्स वेव्स में होता है अनुप्रस्थ तरंगे। देखिए ये दो प्रकार के होते हैं, अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ तरंगे। ठीक है, अब इसमें ध्यान दीजिए, इसको भी चलने के लिए हमें दोनों मीडियम की जरूरत पड़ती है। जैसे हम ये वाला डायग्राम सभी लोग देखे होंगे, ठीक, लेकिन जो हमारा ये चाल जो है ये डायग्राम प्रकाश में आता है। ठीक है, प्रकाश में यानी लाइट चैप्टर में। अब इसमें क्या आएगा, लॉन्गिट्यूडनल वेव में ध्यान दीजिए, साउंड हमेशा कौन सा तरंगे कहलाएंगी, वो साउंड हमेशा अनुप्रस्थ तरंगे कहलाएंगी। कभी भी पूछेंगे कि हमारा जो ध्वनि है वो कौन से तरंगों में आता है, तो वो अनुदैर्ध्य तरंग में आती है, यानी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में आती है। ठीक है, अब लॉन्गिट्यूडनल वेव्स देखिए चलते कैसे हैं। देखिए ये दो प्रकार से दिया गया है। पहले घना है, घने को क्या बोलेंगे हम, तो दोस्तों हमने अभी सीखा कि जो हमारा ध्वनि तरंगे हैं वो कौन सी तरंगे कहलाएंगी, वो अनुदैर्ध्य तरंग में आती हैं। ध्वनि हमारा अनुदैर्ध्य तरंग में आती है। ठीक है, जो तरंगे होती हैं वो हमारे प्रकाश जो हमारा वायु है उसमें तो मिक्स होकर हमारे कानों तक आवाज पहुंचता है, लेकिन वो किस आधार पे पहुंचता है, तो देखिए यहाँ पे हमने बनाया है, ये जो ब्लैक कलर का है ना, इस ब्लैक कलर में कुछ ज्यादा ही इसमें घना मतलब कि बहुत ज्यादा घने में जाते हैं। उसके बाद जैसे ही ब्लू में एंट्री करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा हल्के में हो जाएंगे, यानी जो हम बोल रहे हैं यहाँ पहले घना होगा, फिर हल्का, फिर घना, फिर हल्का, फिर घना, फिर हल्का, फिर घना, यानी ये इस प्रकार में अब ध्वनि क्या करते हैं, प्रवाहित होते हैं, यानी ट्रैवल करते हैं, इधर से उधर जाते हैं। तो ये जो घना है ना, इस घने को हम क्या बोलेंगे, ये जो घना है इसको हम बोलेंगे सी। सी से होता है कंप्रेशन। ठीक है दोस्तों, अब ये फिर जो हमारा खाली स्थान है वो जो बहुत ज्यादा मतलब कि घना नहीं है, उसमें वायु के जो कण है वो बहुत दूर दूर है, यानी कि जो हमारा आवाज है वो साउंड के जो कण है वो बहुत दूर दूर है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, रेयरफेक्शन। ठीक है, तो ये इसी के आधार पर जाता है, सी जाता है, फिर आर, आर मीन्स रेयरफेक्शन, फिर जाता है सी, फिर जाता है आर, फिर जाता है सी, फिर जाता है आर, फिर जाता है सी, फिर ऐसे आर। ठीक है, यानी कि कंप्रेशन और रेयरफेक्शन के रूप में हमारा ध्वनि जो है वो प्रवाहित होता है एक जगह से दूसरे स्थान पर। कैसे जाता है, तो हम इसका जवाब क्या देंगे, कंप्रेशन और रेयरफेक्शन के रूप में जाता है। तो इसकी हिंदी जान लेते हैं। जो कंप्रेशन होता है उसका मतलब होता है ज्यादा घना, ठीक है, और जो रेयरफेक्शन होता है इसका मतलब होता है कि कम घना रूप में जाता है। कंप्रेशन का मतलब होता है सघन, इसकी हिंदी होती है सघन, और ये रेयरफेक्शन की हिंदी क्या होती है, विरलन। ठीक है, यानी ये सघन और विरलन के रूप में अपने आप को आगे पीछे इस तरह से आगे बढ़ती रहती है एक जगह से दूसरे स्थान तक जाने के लिए। ये किसका, ठीक है, तो हमें क्या पढ़े, अनुदैर्ध्य तरंगे, यानी अनुदैर्ध्य तरंगे क्या होती हैं, वो आगे पीछे करके एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करती हैं। ठीक है, अब हमारा समझते हैं अनुप्रस्थ तरंगे। जो अनुप्रस्थ तरंगे होती है ना वो इस प्रकार से कुछ जाती हैं, ठीक है, और उसकी जो ऊपर नीचे करके जाती हैं उसमें जो हमारा लंबाई होगा वो कुछ ना कुछ 90 एंगल डिग्री का बनाएगा। ठीक है, अब ये भी क्या होते हैं, एक श्रृंग करके और एक गर्त करके ये जाती हैं, एक श्रृंग और एक गर्त। ठीक है, यानी श्रृंग और गर्त के रूप में ये जाती है, कौन सा, अनुप्रस्थ तरंगे। और अनुदैर्ध्य तरंगे कैसे जाती है, वो सी आर यानी कंप्रेशन और रेयरफेक्शन, यानी विरलन और सघन के माध्यम से वो जाती हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम चलते हैं वेवलेंथ के बारे में जानते हैं। वेवलेंथ क्या है, तो हमारा अगला टॉपिक है तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य जो होता है वो वेवलेंथ, यानी कि एक तरह से आप समझ लीजिए जो हमारा वेवलेंथ होता है वो दूरी को दर्शाती है। ठीक है, दूरी, हम चाल दूरी समय में पढ़े हैं कि दूरी क्या होता है, यानी एक जगह से दूसरी जगह जो जाते हैं उसमें कितना हम लंबाई है नाप लेंगे उसको, तो वो दूरी कहलाती है। ठीक है, अब वही चीज हम इसमें पढ़ेंगे ध्वनि चैप्टर में कि तरंग दैर्ध्य क्या है। अब ऐसे समझिए कि जो हमारा तरंग दैर्ध्य है, यानी जो हमारा साउंड है वो ध्वनि है, किस तरह से ट्रेवल करता है, वो सघन और विरलन के माध्यम से। अभी हमने बताया है, यानी कि ये सी और आर के माध्यम से।
पहले सी जाता है फिर आर जाता है, सी फिर आर। अभी हमने बताया तो पहले सी गया, यहां से यहां सी और यहां आर और यहां आर, ठीक है। यानी इसका एक डेफिनेशन आप सुन लीजिए कि दो सघन या दो विरलनों के बीच की दूरी को ही तरंग दैर्ध्य कहा जाता है, ठीक। एक सी और दूसरी सी यहाँ पे, तो इनके बीच की जो दूरी है यही क्या कहलाएंगी, वेवलेंथ कहलाएंगी, यानी तरंग दैर्ध्य कहलाएंगे। और एक चीज आप ध्यान दीजिए, जो हमारा तरंग दैर्ध्य होता है, तरंग दैर्ध्य को प्रदर्शित करने का चिन्ह होता है लैम्डा, यानी उल्टा वाई जब बना देंगे तो ये लैम्डा बन जाएगा, यानी ये वेवलेंथ के या क्या हो जाएगा, लैम्डा, हम इसको लिख सकते हैं। और आर से आर तक की दूरी क्या हो जाएगी, लैम्डा, ठीक है। यानी दो सघन और दो विरलनों के बीच की दूरी को ही वेवलेंथ कहा जाता है। हाँ तो दोस्तों ये क्या बताया हम, हाइट ऑफ वेव्स इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। ये एक टाइप का डेफिनेशन ही कह लेंगे हम इसको, यानी जो हमारा ऊंचाई होती है, तरंगों की ऊंचाई, हिंदी में भी लिख लीजिए, तरंगों की ऊंचाई को क्या कहते हैं, आयाम कहते हैं। और इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, इसका चिन्ह क्या होता है, ए, इसको हम ए से, ठीक, इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, ए से। अब एक और चीज ध्यान दीजिए, इसका यूनिट क्या होता है, यानी इसका यूनिट होता है मीटर। किसी भी, चाहे ऊंचाई हो चाहे लंबाई हो, उसको हम किस में नापते हैं, वो मीटर में ही नापते हैं, ठीक है। इसकी ऊंचाई नापेंगे जो होता है मीटर, इसका मात्रक होता है। अभी हम पढ़े हैं क्या, पीछे वाला जो पढ़े हैं वेवलेंथ, वेवलेंथ में भी जो हमारा मात्रक कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, वेवलेंथ। जैसे हम लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं तो लैम्डा, इसका भी मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर ही होगा, ठीक, दोनों की, क्योंकि ये दोनों क्या है, एक ऊंचाई है और एक लंबाई है, दोनों को नापने का किस में नापेंगे, वो हम मीटर में ही नापेंगे, ठीक। चलिए आगे देखते हैं दूसरा। अब हमारा है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड को समझते हैं। अभी हमने क्या सीखा कि दो विरलन और दो सघन, यानी दो कंप्रेशन और दो रेयरफेक्शन के बीच को, अगर ये एक दोनों के बीच की क्या कहेंगे, दूरी को क्या कहलाता है, वो वेवलेंथ कहलाता है। वेवलेंथ हम समझ चुके हैं, लेकिन ये एकदम उल्टा होता है। टाइम पीरियड क्या होता है कि यहां से, यानी एक कंप्रेशन और एक रेयरफेक्शन जितनी भी दूर जाएगी, यानी एक कंप्रेशन और एक रेयरफेक्शन यहां से यहां तक आने में जितना भी दूरी गया ये, यानी यहां से लेकर यहां तक, एक चक्कर लगाने में वो कितना समय लेगा, एक चक्कर लगाने में वो जितना समय लेगा वही क्या कहलाएगा, टाइम पीरियड, यानी समय अंतराल, ठीक है। टाइम पीरियड क्या है, वो एक, यानी कि ऊपर गया कंप्रेशन में, एक रेयरफेक्शन में गया। अब ये एक बार चक्कर लगाया तो एक बार कितने टाइम में चक्कर लगाता है, यानी कितने सेकंड में चक्कर लगाता है, वही क्या कहलाएगा, टाइम पीरियड, यानी समय अंतराल। अगर एक, यानी कि एक चक्कर ये चाहे आधे सेकंड में लगा ले, चाहे 1 सेकंड में, चाहे 5 सेकंड में, चाहे 10 मिनट में, तो वही हमारा जो 1 सेकंड है, 10 मिनट है, ये सभी क्या कहलाएंगे, हमारा समय अंतराल कहलाएंगे, यानी टाइम पीरियड कहलाएंगे, ठीक है। यानी पूरा एक चक्कर लगाने में जितना समय लिया उसने, वो क्या कहलाएगा, टाइम पीरियड, यानी एक चक्कर लगाने में लिया गया समय, समय को क्या कहेंगे, समय अंतराल कहेंगे। इसका मात्रक क्या होता है, समय का मात्रक सभी लोग जानते हैं, सेकेंड, यानी एस से दर्शाते हैं इसको, ठीक है। समय अंतराल आप लोग जान चुके होंगे। अब एक और है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या कहलाता है, वो फ्रीक्वेंसी, यानी आवृत्ति। आवृत्ति सेम टू सेम इसी का उल्टा होता है। जैसे अभी हम पढ़े हैं क्या, समय अंतराल यानी टाइम पीरियड क्या होता है, पूरा एक चक्कर लगाने में जितने समय में एक चक्कर लगा लेगा वही क्या कहलाएगा, हमारा टाइम पीरियड, ठीक है। अब समझते हैं आवृत्ति क्या होती है, फ्रीक्वेंसी।
देखिए फ्रीक्वेंसी में क्या होता है कि ये सेम टू सेम टाइम पीरियड का उल्टा होता है। ठीक, टाइम पीरियड में क्या कहलाएगा कि एक चक्कर लगाने में जितना समय लेगा वह टाइम पीरियड कहलाएगा। अब इसमें उल्टा क्या होता है कि एक सेकंड में यानी एक सेकंड में कुल ये कितना चक्कर लगा लेगा। ठीक है, एक सेकंड में लगाया गया ये क्या है, वेव्स है, यानी तरंगों का चक्कर, तरंगों द्वारा कुल चक्कर, यानी एक सेकंड में कितनी बार चक्कर लगा लेता है। चाहे एक बार लगाए तो 4 बार लगाए, यानी अगर एक सेकंड में वो 2 बार चक्कर लगा रहा है तो 2 हमारा क्या हो जाएगा, 2 फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। अगर हम 4 बार चक्कर लगा ले रहे हैं एक सेकंड में तो वो 4 फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। ठीक है, यानी एक सेकंड में वो कितनी बार चक्कर लगा ले रहा है वही क्या कहलाएगी, हमारी फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति। ठीक है, अब आवृत्ति को दर्शाने का यानी इसका चिन्ह यानी जिससे प्रदर्शित करते हैं इसको हम एफ से भी दर्शाते हैं। ठीक है, और ये न्यू है। ठीक है, न्यू से भी दर्शाते हैं इसको। ठीक, एफ से और न्यू से, और इसको सी से भी दर्शाते हैं कभी कभी। ठीक है, ये इतने क्या है, इसको दर्शाने का चिन्ह है। ठीक, एफ से न्यू से। ठीक है, अब ध्यान दीजिए कि इसका एक फार्मूला भी बन के आता है आवृत्ति का। आवृत्ति का फार्मूला बन के आएगा जैसे बी यानी न्यू उसको बोलते हैं, न्यू बराबर 1/t। ठीक, 1/t। अब यानी कि अभी हमने बताया ना कि ये क्या होता है, समय अंतराल का बिल्कुल भी उल्टा होता है। यानी एक सेकंड में लगाए गए कुल चक्कर, एक सेकंड में लगाए गए कुल चक्कर क्या होता है, फ्रीक्वेंसी कहलाती है। ठीक है, अब एक सेकंड में कितना चक्कर लगाए, चाहे 4 लगा ले चाहे 10 लगा ले, वही क्या कहलाएगी, हमारी फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। ठीक है, अब और आगे चलते हैं। अब हमारा टॉपिक क्या है, स्पीड। अब हम चाल पढ़े थे इसको, ये क्या है, ध्वनि तरंगों की गति, यानी ध्वनि में तरंग की गति कितनी तेज होती है कि कितनी धीरे होती है, वो चीजें बताएंगे। तो हम सभी को पता है कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। ये तो सभी को पता है, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। यानी स्पीड बराबर स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। अब यहां ध्यान दीजिए, अगर हम पढ़ किस में रहे हैं, ध्वनि में पढ़ रहे हैं ना, ध्वनि में पढ़ रहे हैं तो हमारा डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यानी ये क्या है, ये हम दूरी ही तो बताए थे पहले कि यहाँ एक रेयरफेक्शन से दूसरे रेयरफेक्शन तक जाएगा तो वो दूरी ही कहलाएगी। ठीक, ये क्या हो जाएगी, दूरी कहलाएगी। तो हम क्या करेंगे, ये स्पीड को हम ये क्या कहें, इससे हम v से प्रदर्शित करते हैं। v, इसको मिटा देते हैं पहले। ठीक, हम अभी क्या समझे हैं, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी दूरी क्या होता है, s बराबर d/t। डिस्टेंस हम इसमें क्या बताए थे हम अभी कि जो 2 सघन या 2 विरल के बीच की दूरी को ही क्या कहलाता है, वो वेवलेंथ कहलाता है। ठीक है, वेवलेंथ क्या होता है, उसको हम लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। लैम्डा बराबर वेवलेंथ हो जाएगा, यही क्या कहलाएगी, हमारी दूरी। तो हम दूरी की जगह में क्या लिखेंगे, देखो ये v से प्रदर्शित करते हैं हम इसको, जो हमारा डिस्टेंस होता है, यानी ध्वनि में जो चाल होती है उसको v से प्रदर्शित करते हैं। और डिस्टेंस, यहाँ दूरी क्या हो जाएगी, हम लैम्डा लिखेंगे। ठीक है, अब दूरी होगी बटे में समय को हम t से ही लिखते हैं। ठीक, एक हमारा फार्मूला ये बन गया। ठीक, v इक्वल टू लैम्डा बटे में t। ठीक, अब हम आगे चलते हैं। एक सेकंड हम यहाँ पे ध्यान देंगे, अगर हम यहाँ 1 से गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा, कोई दिक्कत तो होगा नहीं, लैम्डा को 1 से गुणा करेंगे वो लैम्डा ही आएगा। ठीक है, अब एक फार्मूला यहाँ देखिए कैसे बनता है, v बराबर लैम्डा बटे में t और यहाँ गुणा 1। अब 1 हम इसको क्या करेंगे, 1 और यहाँ देखिए 1/t, हम यहाँ पे ध्यान देंगे, नोटिस करेंगे तो 1/t हमारा किसका फार्मूला बन रहा है, यहाँ पे v से क्या होता है, फ्रीक्वेंसी की। ठीक है, हमें भी पढ़ा है ना फ्रीक्वेंसी। तो यहां से क्या निकल के आएगा हमारा, v बराबर
लैम्डा। अब 1/t को जब हम गायब कर देंगे तो 1/t की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी यानी न्यू। एक फार्मूला ये हमारा बना, और ये एग्जैक्ट फार्मूला होता है किसकी, ध्वनि की चाल, यानी ध्वनि में चाल जो होती है इसको निकालने का फार्मूला होता है v = लैम्डा v। ठीक है, और ये सारे फार्मूले भी जब हमें समय दिया हो, लैम्डा दिया, लैम्डा का मतलब वेवलेंथ होता है, v न्यू होता है, इसको वेव फ्रीक्वेंसी से दर्शाते हैं। ठीक है, तो ये फार्मूले बन के आ गए हैं हमारे पास। ठीक, और अगर आपको और किसी भी चीज की वीडियो चाहिए, देखिए अब ये क्या है, बेसिक टू स्टार्ट है, और इस क्लास में हमारा जो चैनल है इस पे हम बाइलिंगुअल पढ़ाएंगे, इंग्लिश और हिंदी दोनों, ताकि वो सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड दोनों के लिए ही लाभदायक हो। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लड़के जो सीबीएसई बोर्ड में भी पढ़ते हैं तो उनको हिंदी की जरूरत पड़ती है, और हिंदी इनको अच्छी तरह से आती नहीं है, और ना ही इंग्लिश अच्छी तरह से आती है। तो ये क्या है कि हम दोनों में पढ़ाएंगे, तो वो दोनों ही क्या करेंगे, अपने आप को एब्जॉर्व करेंगे, तो वो अच्छी तरह से इसको समझ पाएंगे। ठीक है।